नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे देश में आजादी के बाद एक तरह से लोकतांत्रिक इतिहास की एक सबसे बड़ी घटना की बात। वो घटना यानी कि अ, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा संसद में पारित 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात। हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को इस तरह के जिन कानूनों को उन्होंने बहुत जोर शोर से संसद में पास कराया था, जिन कानूनों को लागू करने के लिए उनकी सरकार पूरा प्रयास कर रही थी, क्यों उन कानूनों को उन्हें वापस लेना पड़ा। हम बात करेंगे कि क्या इन कानूनों को लेकर किसानों के जो आग्रह थे, किसानों का जो उनका जो दृष्टिकोण था, क्या वो वाकई में पूरे किसान कम्युनिटी जो भारत की किसान है, छोटे किसान भी जिसमें शामिल हैं, उन सबका प्रतिनिधित्व करता था, या ये आंदोलन जो था वो कुछ संगठनों के हाथ में केंद्रित था और राजनीतिक दलों ने इसको अपनी तरह से समर्थन देकर इस आंदोलन को इतना व्यापक बनाया और एक तरह से जो केंद्र की बीजेपी की सरकार है उसके खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस आंदोलन को इस्तेमाल किया। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हमने इन कानूनों को बहुत मेहनत से बनाया था और किसानों के बड़े हिस्से की वाकई में बेहतरी के लिए बनाया था, लेकिन हम लोगों तक सही से इसको पहुंचा नहीं सकते, इसलिए हम माफी मांगते हैं, हम इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री ने इन कानूनों को जिन मकसद से बनाया था वो वाकई में किसानों के दीर्घकालीन हित में थे, या फिर उसके जो आरोप है कि वो कुछ उद्यमियों, कुछ बड़े कॉरपोरेट घरानों के हित में थे। हम बात करेंगे कि आखिर इस जो प्रधानमंत्री का ये जो कदम है, इस कदम के बाद इसके राजनीतिक क्या अर्थ होंगे, क्या निहितार्थ होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में और आने वाले भविष्य में हरियाणा आदि के चुनाव में ये जो कदम है इन कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो किस तरह का असर दिखाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव, और साथ ही साथ इन कानूनों के आर्थिक पक्ष को, इन कानूनों के वापस लेने के बाद की जो परिस्थितियां हैं उनसे देश की अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इस पर अपना पक्ष रखने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर M.K. अग्रवाल। बातचीत की शुरुआत सबसे पहले मैं शरद आपसे करना चाहता हूँ। ये जिस तरह से लगभग 1 साल से थोड़ा वक्त ज्यादा हुआ है, बहुत सारे किसानों की इस दौरान जान गई। इसी आंदोलन से जुड़ा उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जैसा कांड हुआ और आज प्रधानमंत्री ने जिस नाटकीय ढंग से अचानक ये घोषणा करी सुबह 9 बजे राष्ट्र संबोधन पर, ठीक वैसी ही ये घोषणा थी जैसी कुछ वर्ष पहले उन्होंने रात 8 बजे जो नोटबंदी की घोषणा की थी, उसी तरह की लोगों को चौंकाने वाली घोषणा थी, क्योंकि इसका कहीं पूर्वानुमान दिख नहीं रहा था कि सरकार कुछ इस तरह का भी कर सकती। आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मेरा मानना तो ये था कि, और मैं एक बार पहले भी कह चुका था कि कोई चुनाव जब आस पास आएगा तो ये मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वापस ले ले और सारे तीनों लॉज वापस ले ले और ऑपोजिशन के लिए एक झटका हो जाए कि ऑपोजिशन के समझ में ना आए कि अब हम क्या करें। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि विपक्ष या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इस आंदोलन को अपनी तरीके से चलाया। विपक्ष की हिम्मत नहीं थी कि इनके में दखल दे सकें, और इन लोगों को जरूरत नहीं थी किसी पॉलिटिकल पार्टी की, क्योंकि ये किसानों ने अपने बूते पे चलाया आंदोलन, क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं, और तो हम लोग समझते हैं कि बिना राजनीतिक सपोर्ट के इस तरह के आंदोलन नहीं चल सकते। मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि पंजाब का किसान जिन्होंने शुरुआत करी थी उनमें और हमारे यहाँ के किसान में बहुत फर्क है। लेकिन यूपी के किसान एक बड़ी तादाद में जुड़े थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान खासतौर से, और धीमे धीमे और तराई के एरिया भी जुड़ चुके थे, और जब से लखीमपुर कांड हुआ तो और ज्यादा नाराजगी बहुत थी इसको लेकर के। और ये मानना था मेरा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि इलेक्शन के पास नरेंद्र मोदी इसका लिए इसको वापस ले सकते हैं, और वही हुआ।
कि देखिए उनको अगर वो करना होता कि बहुत ज्यादा उनको किसानों का ख्याल था और किसानों के तो फिर बहुत पहले ले लेते वापस। ये जिस तरह से सरकार भी अड़ी हुई थी, वो भी अड़े हुए थे, उसमें बड़ा स्पष्ट था। वो तो सफर कर रहे थे, सरकार तो सफर नहीं कर रही थी। और उन्होंने जितनी तकलीफें उठाई हैं किसानों ने, लोग मरे भी हैं उसमें बहुत सारे, और जिस तरह से सरकार उनको मतलब उनका कहीं पानी बंद कर रही है कहीं, तो उसके बावजूद वो टिके रहे साल भर, कोई मामूली बात नहीं है। इस तरह का आंदोलन आजाद हिंदुस्तान में शायद मेरे ख्याल इतना लंबा आंदोलन इस तरीके का जमीन पे नहीं देखा गया है। तो उसको ये बात जो थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे टाइम पे लिया, इलेक्शन से पहले लिया, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पर्पस उसका ये है कि वोट की राजनीति में वो उनका नुकसान ना हो। और उनसे वो माहिर हैं राजनीति में, वोट की राजनीति में नरेंद्र मोदी से ज्यादा माहिर कोई नहीं हिंदुस्तान में, महारत हासिल है। और उन्होंने, लेकिन ये कोई नहीं सोच सकता था कि गुरु पर्व के दिन, गुरु नानक की जयंती के दिन ये करा जाएगा, क्योंकि उससे उनका पर्पस एक और सर्व होता है, पंजाब, और उनको दिखा करके लुभाने के लिए। जैसे आप देखिए, हम तो गुरु नानक के जो हैं, इस सब चीजों को करने में जो है, फिर मैं वही दोहराऊंगा कि उनका कोई जवाब नहीं है मोदी जी का, इस तरह की चीजें जो नाटकीय रंग से जो तरीके से करना। और उसमें उनको काफी, उनको ये सक्सेस जरूर मिलेगी इसमें कि जो नुकसान उनको दिख रहा था होते हुए कि वोटों का बड़ी तादाद में नुकसान हो जाएगा, उसमें जरूर कमी आएगी। लेकिन जितना फायदा वो सोच रहे हैं, मुझे डाउट है कि उन्हें मिल पाएगा पॉलिटिकल फायदा। बिल्कुल सही बात है। निश्चित तौर पर बीजेपी को कम से कम एक, उनके नेताओं को, उनके विधायकों को, उनके जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में घुसने में जिस तरह की परेशानी हो रही थी, कम से कम वो अब इस कानून को वापस लेने के कदम के बाद वो चीज तो शायद खत्म हो जाएगी। ब्रजेश जी, जैसा शरद जी ने कहा कि पंजाब के किसानों को और पंजाब की राजनीति को ध्यान में रख के आज के दिन ये फैसला लिया गया। और एक तरह से देखा जाए तो जो आंदोलन था वो भी पूरी तरह से पंजाब के किसानों पर केंद्रित था। उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान जरूर उसमें एक बड़ी तादाद में वो शामिल थे और एक बड़ी प्रतिरोध की शक्ति के तौर पर वो शामिल थे, लेकिन मुख्य रूप से आंदोलन पंजाब और हरियाणा के किसानों का ये था। आप किस रूप में देखते हैं इस घटनाक्रम को? क्या उत्तर प्रदेश में भी इसका कुछ असर दिखेगा साहब? गोविंद जी, वास्तव में सबसे ज्यादा असर इसका पंजाब और हरियाणा में था। पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में इसका असर था इस आंदोलन का। और ये जो दबाव था ये वास्तव पंजाब की तरफ से था। बीजेपी, पंजाब बीजेपी के कुछ नेता प्रधानमंत्री से मिले थे और उसी समय एक रणनीति बनाई गई थी। यही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ विधायकों ने कहा था कि थोड़ा बहुत नुकसान होगा इससे, यदि आप इसको यदि इस समय हटा दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये जो कहने सुनने वाली बातें वो खत्म हो जाएंगी और फिर उतना नुकसान नहीं होगा जो हो सकता है। यही नहीं, धर्म सिंह सैनी ने करीब 15 दिन पहले कहा था कि इस आंदोलन, ये किसान कानून वापस हो जाएगा और विधायकों से ये उन्हें बताया गया था कि जल्दी इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। वो निर्णय लिया गया। अब लेकिन उसका असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, फिर मैं मानता हूं उतना असर नहीं होगा। पंजाब में कितना असर होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसका कोई जमीनी असर दिखेगा। जो विरोध में है वो राष्ट्रीय लोक दल के भी लोग जुड़े हुए हैं, बाकायदे राजनीतिक दलों के तमाम लोग जुड़े रहे इस आंदोलन के। क्या वो लौट के बीजेपी को आ जाएंगे? मुझे नहीं लगता है। ये इसके पीछे कई कारण है, ये लंबी बहस का विषय है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुझे बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है इसका। थोड़ा बहुत होगा, जो लोग बीजेपी को वोट देना चाहते थे लेकिन इसलिए वोट नहीं दे रहे थे जो किसान आंदोलन है, तो वो सब पलट के आ जाएंगे। लेकिन इसका और बहुत व्यापक असर दिखेगा मुझे नहीं लगता। जैसे लखीमपुर खीरी है, मैं जानता हूँ कि वहां पर जो सिख समुदाय के बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, सब कुछ है, तो वो लोग इनको वोट देंगे, मुझे नहीं लगता है। लेकिन इसका थोड़ा बहुत असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में होगा, मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से कह रहा हूँ। अब पंजाब में कितना असर होगा ये आने वाला समय बताएगा। और बीजेपी किससे गठजोड़ करती है, ये गठजोड़ का स्वरूप क्या होगा, उससे तय होगा। बिल्कुल सही बात है।
भविष्य में बहुत सारी चीजें तय होनी हैं और किसान संगठनों ने तो एक तरह से अभी जो उनकी तात्कालिक प्रतिक्रिया है वो यही है कि जब तक कानून संसद में वापस लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो एक तरह से थोड़ा कश्मकश अभी भी बाकी है। विवेक जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जा रहा था किसान आंदोलन। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री के इस कदम के बाद बीजेपी की राह कुछ आसान हुई है उत्तर प्रदेश में? आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। देखिए गोविंद जी, जब ये कानून आया तो उसके बाद से किसान संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू किया। सरकार ने वार्ता के रास्ते हमेशा खुले रखे, कई चक्र की वार्ता हुई, अधिकारी से लेकर मंत्री तक सब उस वार्ता में उपस्थित रहे, वरिष्ठ मंत्री तक आए और उसमें ये भी सरकार ने कहा कि यदि आप हैं तो हम 1.5 साल के लिए इस कानून को होल्ड करने को तैयार। सरकार ने हमेशा खुले मन से किसानों से वार्ता की, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब ये देखा जाने लगा कहीं ना कहीं हम किसानों को इस कानून की अच्छाइयां समझाने में नाकामयाब और कानून अच्छा होते हुए भी हम उनको समझा नहीं पा रहे। हमारे ही किसान भाई हमारे ही खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं और उनकी लोगों की जाने जा रही। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी किसानों ने जिद बांधे रखा और आंदोलन स्थल पे ना वृद्धों को हटाया, ना महिलाओं को हटाया, ना बच्चों को हटाया। परिणाम सामने रहा, बड़ी मात्रा में किसानों की शहादत हुई। प्रधानमंत्री जी ने आज जो निर्णय लिया है वो उनकी संवेदनशीलता और बड़े हृदय का परिचय है। संसद से पारित प्रस्ताव को उन्होंने कानून को इस तरह से खुले मन से वापस लेने की घोषणा की है, इसलिए जितना उनको साधुवाद दिया जाए ये कम है और हम सभी उनकी घोषणा का स्वागत करते हैं। और बिल्कुल ठीक है, आप साधुवाद दीजिए, आप स्वागत करिए, लेकिन जनता इसको किस तरह से देखती है ये बड़ा मुद्दा होगा। प्रोफेसर अग्रवाल, प्रधानमंत्री ने आज जब ये घोषणा की, उन्होंने ये कहा कि हमने बहुत मेहनत से और बहुत यानी किसानों की एक लंबी मांग थी, उस मांग को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमने इन कानूनों को बनाया था और हमें खेद है कि हम सही तरह से जनता तक, उन लोगों तक, प्रभावित लोगों तक इनकी खूबियों को नहीं पहुंचा सके। आपको क्या लगता है कि वाकई में इन कानूनों के इनको लागू न करने की प्रधानमंत्री की जो घोषणा है वो किसानों के व्यापक हितों को कहीं प्रभावित करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये कानून वापस होना, जिन परिस्थितियों में वापस हो और उस पर चर्चा के लिए और लोग हैं, लेकिन इसके जो आर्थिक विकास है, कृषि का विकास, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो पॉलिटिकल इकोनॉमी हर सेक्टर में काम करती है एक डेमोक्रेसी में, तो कभी भी डेमोक्रेसी की एक कॉस्ट होती है। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ, इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में एनालिसिस करूँ, बाकी व्याख्या और लोग करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार लोग यहाँ बैठे व्याख्या करेंगे राजनीतिक टिप्पणियां, लेकिन कभी कभी एक डेमोक्रेसी की कॉस्ट तो, और कृषि ने हमेशा डेमोक्रेसी की कॉस्ट पे की है। इस कंट्री में 1950 आज तक कृषि क्षेत्र ही डेमोक्रेसी की कॉस्ट पे करता रहा है और यही वजह बार बार कहता हूं कि कृषि ने भारत को 6 गुना अनाज का उत्पादन दिया, दूध का उत्पादन कई गुना बढ़ाया, सब्जियों का उत्पादन बहुत बढ़ाया। उसको क्या मिला? उसने देश की सेवा की। उसको क्या मिला? जब भी प्रोग्रेसिवनेस की बात आती है तो उसके ऊपर एक पॉलिटिक्स हावी हो जाती है, पॉलिटिकल इकोनॉमी हावी हो जाती है। कौन कर रहा है वो एक अलग विषय है, इसका निदान कौन देगा? फिर एक चर्चा, अभी आप फिर अगला प्रश्न करेंगे एमएसपी, हर कोई इसको अभी पीछे रखे हो, मैं आता हूं। क्या इसका सोल्यूशन है? नंबर 1, एमएसपी कभी इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। और दूसरा मैं एक चीज बता दूं, एमएसपी की तरफ आकर्षण क्यों बढ़ा अचानक से, इधर कुछ वर्षों में ही आकर्षण क्यों बढ़ा? क्यों नहीं इस कुछ वर्षों के पहले आकर्षण था? क्योंकि एमएसपी के रेट्स बहुत तेजी से बढ़ाए गए, तो एक आकर्षण बढ़ना स्वाभाविक है। एक एमएसपी न रह करके, मैं बार बार कहता हूं कि एक इंसेंटिव प्राइस हो गया है, उसका कॉन्सेप्ट ही बदल चुका है।
लेकिन एमएसपी के अंतर्गत कितने प्रतिशत हमारी क्रॉप्स आती हैं, कितना परसेंट मार्केट सेल होता है, वो भी चर्चा में आना चाहिए। फिर दायरे में कौन कौन सी फसलें आती हैं उसकी चर्चा आनी चाहिए। क्या आलू एमएसपी में आता है, क्या प्याज एमएसपी में आता है? सबसे ज्यादा अगर सरकारें उलट पुलट होती हैं गोविंद जी, बड़ा एक अनफॉर्चुनेट हमारा एक सिस्टम है कि प्याज से सरकारें इधर से उधर हो जाती, और प्याज में क्या खेल होता है, एक विशेष में क्या खेल होता है आपको भी पता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी एग्रीकल्चर का है, ऑपरेट कौन करता है? पीपुल हु आर आउटसाइड एग्रीकल्चर। बेनिफिट कौन लेता है? दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर। बिल्कुल। एक्यूज किसको किया जाता है? दोज हु आर वर्किंग एग्रीकल्चर आर वर्किंग विद एग्रीकल्चर। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और इसकी कॉस्ट अभी हमें लगता है और समय तक करनी पड़ेगी, मुझे जो समझ में आ रहा है। और कितना भी कुछ हो, देखिए जब तक, हाँ एक बड़ी अच्छी बात जो चर्चा में उन्होंने उभारा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, मुझे लगता है कि जीरो बजट की बात करी। जीरो बजट का मतलब ये होता है कि मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। एक और मैं बताता हूँ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मैंने इस पर काफी बड़ा काम भी किया है, और अभी हो सकता है आप भी आए मेरे इस पर बहुत जल्दी ही। 1965 से लेकर आज तक हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लागू किया, बहुत वाहवाही होती है। जरा आप देखिए उसमें कॉस्ट कितनी बढ़ी और प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, उसकी तरफ ध्यान गया? उस बढ़ती हुई कास्ट का बेनिफिट किसने उठाया? यूरिया वालों ने उठाया, मल्टीनेशनल ने तो नहीं उठाया, बिल्कुल किसान ने नहीं उठाया। किसान आज उसकी वजह से एम्पावरमेंट का है। शरद जी, जरा इस पर भी आप प्रकाश डालेंगे तो लोगों की जागरूकता होगी। अतुल चंद्रा साहब पत्रकार हैं, अगर ये बताएंगे इसको कि किस प्रकार से आज क्यों हुआ, पॉवर्टी क्यों बढ़ी, किसानों की दयनीय हालत क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को एक तरफा फॉलो किया, उसका निदान नहीं ढूंढा। आज हमारे यहाँ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्यों आ रही कृषि में? तमामों विषय है। तो हमें अगर कृषि में ये अवसर है, इसका एक उपयोग करना चाहिए व्यापक चर्चा की। बिल्कुल सही बात है। आपने एक महत्वपूर्ण पक्ष इसका रखा है कि जो कुछ कृषि क्षेत्र में अगर चीजों के दाम बढ़े हैं, अगर चीजों की बाजार में उनकी खपत बढ़ी है, तो उसका लाभ किसको मिला है? लाभ वाकई में किसान को उसका लाभ नहीं मिला है। किसान हमेशा सबसे जो उसका पीड़ित पक्ष है वही बना रहा है। इस पर भी हमारे राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, और अगर किसानों के सिर्फ चुनावी मकसद से किसानों को साधने की बात ना हो, किसानों के वाकई हित की बात हो, तो इस मुद्दे की तरफ भी सबको ध्यान देना चाहिए। अतुल जी, इस मुद्दे को लेकर पंजाब की राजनीति में तो कई तरह के जो संकेत है वो मिलने लगे हैं। जो पुराने कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उन्होंने कह दिया है कि अगर ये कानून वापस होते हैं तो बीजेपी के साथ मिलकर उनकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। ये भी चर्चा है कि क्या जो अकाली दल है वो और बीजेपी के बीच में कोई रास्ता इसके बाद निकल सकता है। इस तरह के तमाम अटकलें हैं। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने कहा है कि कल जो उन्होंने विजय रथ यात्रा निकाली थी, उस यात्रा की भीड़ को देखकर केंद्र सरकार डर गई और उसने ये फैसला इसलिए लिया। उन्होंने आज एक ट्वीट इस बारे में किया है। कांग्रेस भी अब विजय दिवस मनाने की बात कर रही है, किसान विजय दिवस मनाने की बात कर रही है। पूरे राज्य के हर जिले में वो इस तरह का आयोजन करेगी। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे ब्रजेश जी ने कहा कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा ये सोचना है कि वहीं पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। पंजाब में इसका असर कम होगा, क्योंकि पंजाब में वो ठीक है, गुरु पर्व से उस कोइंसाइड किया है, साथ में एक पाकिस्तान में गुरुद्वारे जाने, करतारपुर गुरुद्वारा जाने की भी कोशिश हो गई है कि वहां पर सिख जत्थे जा रहे हैं। तो पंजाब के ऊपर फोकस ज्यादा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मालूम है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हम मैनेज कर लेंगे। भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठीक है, जैसे ब्रजेश जी ने कहा कि आरएलडी है, उसको संभालना है बस।
वो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, अभी ये क्लियर नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव उनके ऊपर काफी डिपेंडेंट है। और रही बात अखिलेश की, तो ये बात सही है कि इस समय अखिलेश यादव का ही सारा जोर चल रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबले की भी चर्चा हो रही है, सीधी सीधी लड़ाई होगी इन्हीं दोनों दलों में। लेकिन इससे कितना फायदा मिलेगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि बीजेपी, अभी तो 3-4 महीने और बाकी है। ये तो एक कदम था, अभी और भी कदम उठाए जा सकते हैं ऐसे जो सारा परिदृश्य बदल दें चुनाव का। पंजाब की स्थिति ये है कि आपने जिक्र किया अकाली दल का, तो क्या अकाली दल और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक साथ रहेंगे बीजेपी के साथ? तो या तो अकाली दल रहेगा या फिर अमरिंदर सिंह रहेंगे। अमरिंदर सिंह की इस समय वो पकड़ वहां पर नहीं रही है जो एक समय पर हुआ करती थी। ये जो खबरें वहां से आ रही हैं उसके हिसाब से वहां पर आम आदमी पार्टी ज्यादा प्रभावशाली हो रही है। तो इसका जो चुनावी असर होगा उससे बीजेपी को कुछ फायदा तो होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होगा, पंजाब में कम होगा। भले उन्होंने सिखों को करने की कोशिश करी है, लुभाने की, लेकिन जो सिख किसानों के लिए उन्होंने आतंकवादी और टेररिस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो हमारे ख्याल से जल्दी भूलेंगे नहीं उसको। बिल्कुल सही बात है। पंजाब के कई किसान नेताओं ने और कई राजनेताओं ने भी इस तरह की बात कही है कि इस आंदोलन को पंजाब के इस किसानों के आंदोलन के बहाने सिख और भारत की सरकार, इनके बीच एक दूरी पैदा करने की कोशिश भी की गई थी, जो कम से कम पंजाब के किसी भी तरह से हित में नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि पंजाब को भले ही केंद्र में रखा गया हो, लेकिन इस आंदोलन के जरिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक मकसद साधने की पूरी कोशिश की है। और इसीलिए इस तरह की ये इतनी बड़ी घोषणा और एक खास दिन में ये घोषणा की गई। शरद जी, ये जो आंदोलन है, इसको अब इसकी जो आज एक तरह से परिणति हुई है, हालांकि पूरी तरह से औपचारिक रूप से जब तक ये संसद में इस पर चर्चा नहीं होगी, इन कानूनों को खत्म करने की बात संसद के अंदर से नहीं आएगी, तब तक ये कानून खारिज नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री के सिर्फ घोषणा है। लेकिन आप इसको वाकई में आप किसकी जीत मानते हैं? ये भारत के किसानों की ताकत की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है, या जो राजनीतिक सपोर्ट इस आंदोलन को मिला था, सारे राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन में बीजेपी को एक तरह से निशाने पे लिया था, ये उसकी जीत है? आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक तो ये किसानों की जीत है और दूसरा लोकतंत्र की जीत है। तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि ये बड़ा जिस तरीके का सरकार का रवैया था और जिस तरीके से इन किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, अलगाववादी, अब वो आंदोलन जीवी क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री ने ही, तो ये कहना कि बड़े संवेदनशील हैं, ये तो बात पचती नहीं। क्योंकि जिन लोगों को इस तरीके से कहा गया हो, आज किसान अगर ये सब वापस ले रहे हैं तो शुद्ध राजनीति की वजह से ले रहे हैं, और इसमें विपक्ष की बात नहीं है, किसानों की बात है। क्योंकि विपक्ष तो लगा हुआ था किसानों की मदद लेने के लिए, अपना फायदा कराने के लिए, लेकिन किसान किसी विपक्ष को उसने अपने फोरम को यूज नहीं करने दिया अपने पर्पस के लिए, किसानों के पर्पस के लिए किया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात रही है इस पूरे आंदोलन। वो ठीक है कि अंत में जब फाइनल शेप जब लेता है कोई भी आंदोलन, तो जब तक उसमें राजनीतिक ये नहीं आते तब तक उसका नफा नुकसान नहीं नापा जा सकता है, और उसी से होता है अल्टीमेटली, यही गोल होता है कि भाई आप राजनीति कर रहे हैं तो वो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और लेकिन किसानों ने सही बात है। और प्रधानमंत्री और झुकना पड़ा, और प्रधानमंत्री जो कि कभी किसी मामले में झुकते नहीं है, पहली बार के साथ प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है, इससे उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी है उसको थोड़ा राहत इससे मिलेगी? संक्षेप में
ब्रजेश जी। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें बहुत जगह ये खतरा था कि बहुत से गांव में जहां पर किसान आंदोलन का असर था, वो लोग घुसने न दें, वहां पर आंदोलन हो, वहां पर विरोध प्रदर्शन हो, तो उन्होंने भी राहत की सांस ली है इससे। और इसका जो असर भी है ये कई जिलों में वहां पर है, जैसे मेरठ है, शामली है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, और बुलंदशहर है, अमरोहा के कुछ हिस्से हैं। तो यहाँ पर उसका विरोध भी इनका हो सकता था, विरोध हो भी रहा था बहुत जगह। अब इसलिए मुजफ्फरनगर इसका गढ़ बना हुआ था, वहाँ तो ये जो बालियान है उन्हीं का, केंद्रीय मंत्री हैं उन्हीं का विरोध हो रहा था। तो जहाँ जाते थे वहां पर दोनों तरफ से पथराव कई बार हुए। तो वहां के जो चुनाव लड़ने वाले हैं उन पर जरूर उन्हें लगेगा कि अब, और लग रहा है कि अब ये स्थितियों से उनको दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर इसका निश्चित रूप से बीजेपी के तमाम जो वर्कर हैं और जो उनके नेता हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है कि उन्हें जो है उस विरोध प्रदर्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा जो आशंका लगातार बनी रही चुनाव, और उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया। विवेक जी, पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पश्चिम की 126 सीटों में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी। आपको क्या लगता है इस बार आप इस संख्या के आसपास पहुंचने की, अब इस जो बदली हुई परिस्थिति, इसके बाद कोई उम्मीद आपको है? जी बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है गोविंद जी। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए जितना काम आज तक किया है उतना किसी पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों के लिए काम नहीं किया, और हमारा उनके बीच में काम अच्छा है। विकास के कार्यों के इतर भी हमने बहुत से काम किसानों के हित के लिए किया जो व्यक्तिगत, जिससे उनकी दशा दिशा सुधरती। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि किसान बेल्ट में हम अच्छा करेंगे, और जो हमारा पिछला रिकॉर्ड था उसी के आसपास है, उससे भी अच्छे की हमें उम्मीद है। और चलिए, आपकी उम्मीद, आपके जो पार्टी के हिसाब से जो दृष्टिकोण है वो आपका अपनी जगह है। प्रोफेसर अग्रवाल, मैं संक्षेप में आपसे समझना चाहता हूं, जो सरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों को लेकर एक तरह से एक और कमेटी की भी बात कही है जिसमें कई लोगों को शामिल करने की, जिसमें किसान भी होंगे, जिसमें वैज्ञानिक भी होंगे, जिसमें राजनीतिक लोग भी होंगे, इस तरह की एक समिति की उन्होंने बात कही है। क्या आपको लगता है उससे चीजों में कुछ कदम हम आगे बढ़ सकेंगे? देखिए, जहां तक इस कमेटी की बात है, एक तरह से बहुत बृहद कमेटी है जो मैं समझ पाया हूं, और उसका मैंडेट बहुत स्पष्ट आना है। लेकिन जो तीन बातें और उन्होंने करी हैं उससे मुझे लगता है कि वो कृषि को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि कृषि को आगे लिए हुए, क्योंकि याद करिए इसी कृषि की उपेक्षा के कारण 60 के दशक में हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम पीछे चला गया। इसी कृषि की चिंता की वजह से आप देखें हर दशक में चुनौतियां आई थी। 70 के दशक के उत्तरार्ध में आप उठा करके देखिए तो भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगाई थी। फिर 2000 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था क्यों डगमगा रही है? क्योंकि कृषि में उत्पादन ज्यादा हो रहा है, लागत है। तो हमें यह देखना होगा कि कृषि लाभकारी हो। जब कृषि लाभकारी होगा तभी हम बात कर पाएंगे कि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, क्योंकि बिना कृषि की उपेक्षा करके हमको गोभी 5 रुपए में मिल जाए और कृषि अब अमीर भी हो जाए कृषक, हमें उस मानसिकता से बाहर आना है। या हमको ये देखना है कि उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है यूरिया बेस्ड, यानी कि बहुत हाई प्रोडक्शन कॉस्ट को हमें डाउन लाना होगा, सस्टेनेबल बनाना होगा। आप देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हालत है कि वहां की जमीन इनफर्टाइल होती चली जा रही है। वाटर के लिए जो है कि भारत में एक बूंद पानी नहीं मिलता, तो क्या हम बिल्कुल सही बात है। स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं, और जो खेती की उपेक्षा, मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि खेती को या कृषि को वो उपेक्षित राजनीति नहीं कर सकेगी। अतुल जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं कि आज
जो जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम के बाद किसानों के हित के लिए सरकारें क्या वाकई में गंभीर होंगी, या क्योंकि पहली बार शायद इससे पहले भूमि अधिग्रहण कानून वापस हुआ था, लेकिन एक तरह से 3 कानूनों को वापस लेने की पहली एक तरह से घटना है। आपको क्या लगता है, बड़ा इससे कोई आमूलचूल बदलाव इससे होने वाला है? देखिए, जैसे प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कितना इम्पोर्टेंट है कृषि, शायद इस बात की तस्दीक वो करेंगे। 50% लोग 30% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश की जीडीपी में, अगर हमारी ये जानकारी सही है तो। जी जी। और यही कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इस 50% का बढ़ाना है। तो ये जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक देश का उत्थान नहीं होगा और ना किसानों का भला होगा। और इसके लिए रिफॉर्म्स जरूरी हैं। अब वो कैसे हो रिफॉर्म्स, सर्वसम्मति से हो, ये तो जरूरी है। और उसका कॉम्पोजिशन किस तरह का हो, फ्रेमवर्क क्या हो, ये सब लोग मिलकर के तय करेंगे तभी होगा। लेकिन कृषि रिफॉर्म बहुत ही आवश्यक है जरूरी, देश के लिए। बिल्कुल सही बात है। और इस आंदोलन ने हालांकि हमको बहुत अवसाद दिए, बहुत दुखद घटनाएं हुई। लाल किले पर भी एक बड़ा हमला एक तरह से प्रदर्शनकारियों के एक हिस्से ने किया। बहुत सारे किसानों की जान गई, बहुत सारे किसानों को बेमौत मरना पड़ा। बहुत लोगों की खेती तबाह हुई, घर बार तबाह हुए। लोग ठंडे में, गर्मी में अपनी मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे, सड़कों पर जमा रहे। लखीमपुर खीरी जैसा दुखद कांड भी हमने देखा। बहुत सारे इस आंदोलन ने हमको सबक दिए हैं, राजनीति को सबक दिए हैं, किसानों को भी सबक दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक ये है कि आज के बाद अगर किसानों की बेहतरी के लिए या समाज के किसी भी हिस्से की बेहतरी के लिए सरकारें कोई कानून बनाएं, तो उसमें समाज की व्यापक हिस्सेदारी के साथ बनाएं, समाज को इन्वॉल्व करके बनाएं। जिनके हित में बना रहे हैं, जब तक उनको पार्टी नहीं बनाया जाएगा तब तक ऐसे किसी कानूनों का शायद ऐसा ही हश्र होगा जैसा इन 3 कृषि कानूनों का हुआ। हम उम्मीद करते हैं आगे इस तरह की चीजों का दोहराव नहीं होगा। इसी के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सबका आभार। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।